नमस्कार दोस्तों। जो अभी हम लोगों का चला था प्रकाश लाइट, उसका ये चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है। और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आज का वीडियो है अभी तक की क्लासों का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो हैं आज के टॉपिक से आते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, गोली दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम गोली दर्पण। ठीक है। तो गोली दर्पण प्रतिबिंब के नियम पढ़ने से पहले हम उनके नियमों को जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जिसके थ्रू प्रतिबिंब बनते हैं, और उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हम प्रतिबिंब बनाएंगे। नियम बहुत ही आसान है, समझ लेते हैं पहले, और समझ में आ गया तो प्रतिबिंब बनना बहुत आसान है। और कोशिश करेंगे कि वीडियो के साथ साथ ही वो नियम याद भी हो जाए। तो पहला नियम क्या है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए, एक पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। पहला नियम क्या है कि अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। इसी तरह अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। अगर कोई, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा दर्पण पर आपतित होती है तो हमेशा फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए इस तरह हो गया, और उत्तल दर्पण की तरह इस तरह हो गया। दूसरा रूल है, फिर से एक अवतल दर्पण बनाते हैं। दूसरा रूल जो है जस्ट इसका अपोजिट है। रेसिप्रोसिटी को हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि उल्टा भी इसमें सही रहता है। तो जब ये समानांतर होती है मुख्य अक्ष के तो ये हमेशा फोकस से गुजरती है। इसी का उल्टा अगर कोई रेखा फोकस से होकर गुजरे तो आपतित होकर वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट है। इसी तरह अवतल दर्पण के लिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए देख लिया है, अब उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं कि अगर ध्रुव कोई रेखा फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा रूल, ये अवतल दर्पण हो गया। तीसरा रूल, अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। इसी तरह इसमें देख सकते हैं। अगर कोई आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है। चौथा और आखिरी रूल, ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया। अगर कोई आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के सिमेट्रिक हो जाती है। चौथा रूल क्या है, अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष से सिमेट्रिकल होकर वापस लौट जाती है। तो चार रूल हैं। इन चारों रूल में से कोई भी दो रूलों का उपयोग करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। कोई भी दो रूल, क्यों? क्योंकि हमें इमेज फॉर्म करने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई भी दो किरणों को आपतित करेंगे और जो उनकी परावर्तित किरणें जहां पे आके मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला रूल क्या है, अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा है तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है, पोल पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समरूप हो जाती है। तो 4 रूल है। अब देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनने में हमारे पास दर्पण 2 प्रकार के हैं। गोली दर्पण में 2 प्रकार के हैं, एक अवतल गोली दर्पण और एक उत्तल गोली दर्पण। तो पहले हम लोग अवतल गोली दर्पण से प्रतिबिंबों का बनने देखते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिबिंब का बनना। पहला है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा नियम हमें 4 हम लोगों ने पढ़े थे, उन्हीं का यूज करेंगे। तो पहला प्रतिबिंब फॉर्म करते हैं। पहले तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया और ये इसका ध्रुव हो गया। हम मान लेते हैं कि वस्तु बहुत स्टार्ट करते हैं बहुत दूर से वस्तु को और फिर धीरे धीरे दर्पण के पास में लाएंगे। तो मान लेते हैं कि वस्तु बहुत दूर रखी। बहुत दूर का मतलब क्या है? वस्तु रखी है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी है, मतलब बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर होती है, इन्फिनिटी पे होती है, तो हमेशा मानते हैं कि उससे जो आपतित होने वाली किरणें हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही दर्पण पर आपतित हो रही हैं। तो बहुत दूर है तो इससे हम मान सकते हैं कि जो भी किरण इस पे आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। और पहला नियम हम पढ़ रखा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर गुजरती हैं। ये भी मान लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वापस लौट जाएगी। दूसरा, समानांतर अगर आपतित होगी तो हमेशा फोकस से होके ही गुजरेगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम देखते हैं कि परावर्तित किरणें कहाँ पे मिल रही। तो सारी परावर्तित किरणें कहाँ पे मिल रही? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पे। बहुत ही छोटा बनेगा, पिनी साइड। वास्तविक बनेगा व उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। दूसरा देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की तरफ लाते हैं। तो दर्पण की तरफ लाएंगे तो कहाँ पे होगा वस्तु रखी होगी? इनफाइनाइट और सी के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु ये रखी हुई इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इससे 2 किरणें, पहली एक किरण ये चला देते हैं। ये किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर, तो कहां से होकर गुजरेगी? पहला नियम, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। दूसरा कि अगर फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में। ठीक है। जब वस्तु कहां रखी होती है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? एट बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बनता है? छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास ला रहे हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हैं वस्तु को, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहा है। पहले एफ पे बना था, अब सी और एफ के बीच में बना। अगला वस्तु का स्थान कहाँ होगा? फिर हम अगले केस में वस्तु को और दर्पण के पास में लाएंगे। पहले इन्फिनिटी और सी के बीच में था, अगली पोजीशन जो होगी वस्तु की वो सी पे होगी। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए तीसरा केस, ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। वस्तु
वक्रता केंद्र पे रखी है, तो वही चीज पहले एक समानांतर किरण डाल दी, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा है हम पोल पे डाल सकते हैं, हमने दूसरी पोल पे डाल दी तो पोल पे हमेशा सिमेट्रिक हो जाती है। प्रतिबिंब अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। समान ऊंचाई का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, पहले सी और एफ के बीच में था, अब सी पे आ गया। अगला केस, जब अब पहले वस्तु को फिर से हम दर्पण की तरफ ले चलते हैं, तो अगला केस क्या होगा, वस्तु कहां पे रखी हो, सी और एफ के बीच में। वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखते हैं। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, वस्तु सी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो पहला वही मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा जाती है तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा हम पोल पे डाल देते हैं, पोल पे डालते हैं तो हमेशा वह मुख्य अक्ष के समरूप हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां बनना है, ये जब वस्तु रखी हो बिटवीन सी एंड एफ, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, बियॉन्ड सी, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, अगला केस, फिर से वस्तु को बढ़ाते हैं मिरर की तरफ। अगला पोजीशन मिरर की क्या होगी, वो वस्तु की क्या होगी, वस्तु एफ पे रखी हो। एक चीज और समझ लिए रेसिप्रोसिटी से, कि जब इन्फिनिटी पे था वस्तु तो हमेशा फोकस से होकर गुजरती थी, अब वस्तु फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे ही बनेगी। कैसे, ये देख लीजिए, पहला रो है तो ये फोकस से होकर गुजर गई, ये हमने पोल पे डाली, ये सिमेट्रिकल हो गई। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। जब एट एफ पे कोई वस्तु रखी होती है, इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। वास्तविक, बहुत बड़ी और उल्टी इमेज बनेगी। अब अगली पोजीशन वस्तु क्या होगी, अगर वस्तु एफ और पी के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी हो, तो इमेज कहां बनेगी। छठा केस, पोल एफ सी, वस्तु अगर पी और एफ के बीच में रखी हो, तो पहला कि हम पोल पे डाल दें तो वो सिमेट्रिकल हो गई। अगला हम मान सकते हैं कि हमने मुख्य वक्रता केंद्र के अलोंग डाली, तो हमेशा वक्रता केंद्र के अलोंग ही चली जाएगी। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो कहां पे मिलेंगी, यहां पे तो कहीं नहीं मिलेंगी, इनको पीछे अगर बढ़ाया जाए तो मिरर के पीछे कहीं ये इमेज बनेगी। अगर वस्तु रखी हुई है एट बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहां बनेगी, दर्पण के पीछे, सीधी बनेगी, आभासी बनेगी और बड़ी बनेगी। सीधी, आभासी और बड़ी बनेगी। तो इस छठे केस में ही एक ऐसा केस है जिसमें वस्तु की इमेज जो है वो सीधी बनती है
और बड़ी बनती है और दर्पण के पीछे बनती है आभासी। बाकी सभी केस में वास्तविक इमेज ही बनती है। गोली दर्पण में, अवतल गोली दर्पण में हमेशा ज़्यादातर केसों में इस 6 केस को छोड़ के इमेज वास्तविक बनती है। तो एक हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी सीधी रेखाएं हमें मिल जाती हैं, काफ़ी दूरी तक जो आप परावर्तित होकर इमेज बना सकती हैं। तो इस गोली दर्पण में, अवतल गोली दर्पण का ज़्यादातर उपयोग हम लोग हेडलाइट्स में, गाड़ी के हेडलाइट्स में, टार्च में, सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। ये काफ़ी दूर तक लाइट फेंक देखती है पैरेलली, इसलिए इसका उपयोग जो है गोली अवतल दर्पण का, ये याद रखने वाला पॉइंट है। गोली दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? सर्च लाइट में, टार्च लाइट में, हेडलाइट्स में, सेविंग मिरर में, ठीक है। तो इन सब केसों में इस गोली अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना देख लेते हैं। इसमें केवल 2 ही केस हैं, इसमें केवल 2 ही केस पढ़ने हैं। अवतल दर्पण में 6 केस थे, 6 केसों को हमने पढ़ लिया। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। इसमें 2 ही केस हो सकते हैं। पहला, अगर वस्तु इंफिनिटी पे है, वस्तु कहां रखी है? इंफिनिटी पे, तो सारी किरणें कैसी आएंगी? पैरेलल। ठीक है। अगर तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ पे। सीधी बनेगी, काफी टिनी साइज की बनेगी, छोटी और आभासी। ठीक है। दूसरा केस और लास्ट केस उत्तल दर्पण से। अब वस्तु मान लीजिए इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। वस्तु इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी हो। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, डालते हैं। दूसरा पोल पे डाल देते हैं, आपतित हो रही है तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगी। इमेज कहां पे बनेगी? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन पी एंड एफ। छोटी बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। ठीक है। अगर वस्तु कहीं पे भी रखी हो, ये काफी लंबी रेंज है, इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रखी हो, कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास हो, हमेशा इमेज पी और एफ के बीच में बनती है। इसलिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग रेयर साइड मिरर में, जो गाड़ियों के रेयर साइड मिरर होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि काफी रेंज तक कोई भी गाड़ी हो, हमेशा इमेज पी और एफ के बीच में ही बनती है, इसलिए इसका उपयोग इसका हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो इसमें 2 ही केस हैं उत्तल दर्पण में। और एक जो चीज समझने वाली है वह है आवर्धन क्षमता। ये दोनों से, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंबों का बनना देख लिया। अब हम समझते हैं आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, ये क्या होती है? ये 2 चीजों का अनुपात होती है। पहला तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो होती है। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की हाइट हो h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, तो ये आवर्धन क्षमता जो है वो मैग्निफिकेशन पावर जो है h डैश अपॉन h कहलाएगी। ये कभी कभी निगेटिव भी आती है। निगेटिव का मतलब साइन क्या है कि छोटी बड़ी से मतलब नहीं है। निगेटिव का मतलब है वस्तु उल्टी, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनना है। क्यों? क्योंकि हमने साइन रूल में हमने पढ़ रखा था कि वस्तु की अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई हाइट है तो हमेशा प्लस में लेंगे, नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। अगर दोनों सेम जगह, सेम साइन नहीं है दोनों का, तो मतलब प्रतिबिंब उसका उल्टा बनना है। तो ये एक चीज माइनस में आ जाए। मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनना है। तो 7th की क्लास में जो 16वां चैप्टर है यूपी बेसिक एजुकेशन में, प्रकाश लाइट, कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है।
तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला कौन सा टॉपिक हम लोग शुरू करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या कुछ कमियां लग रही हैं, उन क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।